Hi guys. Good afternoon, sir. Hello, sir. Good afternoon. जो लास्ट क्लास थी वो मेरी वो देखी सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसमें डाउट्स वगैरह? तो सर क्वेश्चंस किस हिसाब से आएंगे, मतलब उसमें दे नहीं रखे थे क्वेश्चंस? उसमें क्वेश्चंस तुम्हारे बड़े भी आ सकते हैं, छोटे भी आ सकते हैं। तो जब तुम एग्जाम किट के क्वेश्चंस देखोगे ना, तो उसमें देयर कैन बी 15 मार्कर क्वेश्चन, जहां पे जैसे 11th में तुम्हारा था ना फाइनल अकाउंट्स पूरा सॉल्व करना, यस सर। वैसे भी आ सकते हैं। या फिर तुम्हारे को क्वेश्चन छोटे छोटे ब्लॉक्स में भी आ सकता है कि बताओ इसका इफेक्ट क्या होगा, जैसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में, तो कहीं से भी आ सकते हैं। तो वो चैप्टर जो हमारा था दैट वाज मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कि ट्रायल बैलेंस से हम अपनी फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस में किस किस चीज का क्या क्या इफेक्ट होता है। तो जैसा होता क्या है कि ट्रायल बैलेंस में मान लो तुम्हें एग्जाम में एक क्वेश्चन ये आ गया कि ट्रायल बैलेंस में एक चीज गिवन है, तो दे माइट आस्क यू कि इस चीज का डबल इफेक्ट क्या होगा, कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, डेबिट साइड, बैलेंस शीट में जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है ना? तो देयर इज नथिंग फिक्स कि उसमें सर तुम्हारे को एग्जाम में क्वेश्चंस एग्जाम किट में क्वेश्चंस ही नहीं होंगे? है एग्जाम किट में क्वेश्चन, इसके बड़े वाले क्वेश्चंस हैं एग्जाम किट में। देखो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहे क्वेश्चंस। प्रिपेयर बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा ओके सर, नाम अलग था इसलिए समझ में नहीं आया कुछ। अच्छा नहीं, ये प्रिपेयरिंग बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखो क्वेश्चन दिया हुआ, इस टाइप के बड़े क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, एमसीक्यू टाइप में भी आ सकते हैं। देखो इन्होंने जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है 19, इसमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन गिवन है, साथ ही तुम्हें एमसीक्यूज दिए हुए हैं, फिर तुम्हारे को इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये करने हैं। ऐसे भी आ सकते हैं, तुम्हें बड़ा क्वेश्चन पूरा भी आ सकता है 15 मार्कर में। तो एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम। देखो ये क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है 15 मार्कर में, कि तुम्हारे को क्वेश्चन दिया हुआ है और सिर्फ तुम्हें बताना है कि कौन सी चीज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, कौन सी नॉट फॉर फाइनेंशियल पोजीशन। किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये देखो ये इस टाइप का क्या इफेक्ट होगा, किसमें क्या जाएगा। तो एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम, तो ये बहुत अच्छे से करने हैं। ओके सर। चलो गाइस, फिर आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे जो चैप्टर्स रह गए हैं। एक है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम आज करेंगे, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट जो नेक्स्ट क्लास में होगा, उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा कंसोलिडेशन, जो मोस्टली इट विल टेक 2 to 3 क्लासेस। तो 2 to 3 क्लासेस कंसोलिडेशन एंड हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट मींस बाय 19 और 21 मैक्स हमारा सिलेबस जो होगा वो पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो अब ये जो चैप्टर है गाइस हमारा, एक काम करते हैं, मुझे जस्ट 5 मिनट दो, एक बार सारे बच्चे आ जाएं, क्योंकि ये चैप्टर पूरा फॉर्मूला बेस है। नए बच्चे आएंगे तो पुराने फॉर्मूले रह जाएंगे। अभी जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, 5 मिनट्स बाद जो बच्चों ने आना है आके विल स्टार्ट विद द क्लास। जस्ट 5 मिनट्स, ठीक है गाइस? क्योंकि बच्चे थोड़ा सा लेट ही ज्वाइन करते हैं। यस सर। ओजस, तुम्हें तुम्हारी बुक का पता चल गया? मैंने असलम को कहा था, वो तुम्हें बता देगा। सर आ गई बुक, आज आ रिसीव गई हुई है थी। बुक्स? हाँ मेरे को मेल आ गई थी सर। अच्छा चलो, दैट्स गुड। बस गाइस अब देखो, हम वी आर एट द लास्ट स्टेज, ठीक है ना? तो अब तुम्हारे 3-4 चैप्टर्स रह गए हैं। यू कैन स्टार्ट रिवाइजिंग द प्रीवियस चैप्टर एक बार शुरू से लेके एंड तक। प्लस बाकी ये तो मैं करा ही रहा हूँ, और तुम अपनी रिवीजन भी कर सकते हो। प्लस F3 की आई टेल यू, जैसे यूट्यूब पे मैंने मैराथन वीडियोस बनाई हुई हैं, वो भी तुम्हारे को वी गाइड में मिलेंगी सारी की सारी। तो मैराथन वीडियोस भी तुम देख सकते हो। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दी मैराथन वीडियोस नोट्स,
उसमें जो मैराथन वीडियो पे जब तुम जाओगे मेरे यूट्यूब वाली पे, फर्स्ट ही वीडियो के अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स दिए हुए हैं। वो नोट्स मैं तुम्हारे को भी ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा सारे के सारे। तो वो एक हैंड रिटन नोट्स हैं जिसमें मैंने पूरा जो तुम्हारा सिलेबस है F3 का पूरा सिलेबस जो है वो मैंने अच्छे से लिख के एक एक चीज क्रक्स में एक्सप्लेन की हुआ है, सारे फॉर्मूलाज, सारी जर्नल एंट्रीज, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन देयर एंड इन डिटेल। ऐसा नहीं है ऊपर ऊपर से, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो जो नोट्स है मैं तुम्हारे साथ शेयर कर लूंगा। वो नोट्स आई हैव प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कापलान। तो चैप्टर्स हो सकते हैं तुम्हारे चैप्टर नंबर डिफरेंट हो, यहाँ पे चैप्टर नंबर अलग हो, वहां चैप्टर नंबर अलग हो, बट जैसे कि मैंने बताया कि वी आर एट लास्ट स्टेज। हमारा जो रह गया है वो सिर्फ हमारा है कंसोलिडेशन एंड कैश फ्लो, हमारे सिर्फ ये रह गए हैं। इसके अलावा बाकी सब कुछ हम कर चुके हैं। तो तुम वहां से भी एक क्विक रिवीजन करनी स्टार्ट कर सकते हो, ताकि एग्जाम से पहले जो मेरे वो नोट्स हैं, वो जो नोट्स हैं अराउंड 30 पेजेस के होंगे, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। वो नोट्स से तुम फटाफट से रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो, ताकि तुम्हें सारी चीजें जो तुम भूल चुके हो, छोटी छोटी एंट्रीज, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, वो तुम्हारे पूरे पूरे रिवाइज हो जाए। मैंने उसमें कापलान की बुक से वो नोट्स बनाए हैं, प्लस जो चीजें कापलान में मिसिंग थी बीपीपी में है वो भी मैंने उसमें इनकॉर्पोरेट करी। तो मैं आज की क्लास के बाद जस्ट मुझे एक ग्रुप में ही मैसेज भेज देना कि सर प्लीज सेंड दी नोट्स। मैं भूल जाता हूँ थोड़ा, आजकल थोड़ी बीमार चल रहा हूँ ना, तो चीजें भूल जाता हूँ। तो नोट्स में शेयर कर दूंगा। प्लस उसके साथ तुम्हारे को मैं अपनी यूट्यूब की जो वीडियो फर्स्ट वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन भी शेयर कर दूंगा। वो यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, और बाकी जो वीडियो सारी की सारी है वो तुम्हारे पास वी गाइड पे अवेलेबल है, जो तुम कभी भी देख सकते हो। उसे एग्जाम से पहले एक बार रजिस्ट्रेशन का ही बता देना। रजिस्ट्रेशन तुमने अभी कराई नहीं है? अच्छा, किस किस बच्चे ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराई गाइस? सर मैंने। ओके, तुमने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, ठीक है। सर तो तुम्हें मैंने इस पे डॉक्यूमेंट्स दोबारा बोलो जस। सर मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए उस पे, लेकिन अब तक मेरे को उनका मेल नहीं आया कि रजिस्ट्रेशन हो गई है। कब अपलोड किए थे डॉक्यूमेंट्स तुमने? हो गया सर टाइम। कितना फिर भी? महीना, 2 महीने, 10 दिन, 15 दिन? हाँ 1 महीने के आसपास हो गया होगा। 1 महीना हो गया है? तो हाँ जब तुमने मतलब 3 रजिस्ट्रेशन वीक्स कराई तो थी, हो गए हैं। पेमेंट करी थी, तो कोई भी मेल नहीं तुम्हें एसीसी की तरफ से आया अभी? सर तब मैंने 12th का रिजल्ट आने से पहले कर दी थी रजिस्ट्रेशन। तब उनका था कि 12th का रिजल्ट चाहिए, बट उस टाइम पे आया नहीं था। तो फिर मैंने होल्ड पे डाला था, फिर जैसे ही 12th का रिजल्ट आया था तो मैंने अपलोड अच्छा, तो जैसे कर दिया काम था करो वो। तुम ना, उनको मेल कर दो। जैसे तो तुम्हारे पास एसीसी रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं है अभी? है सर है। है ना? तो तुम एक काम करना, तुम उनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जस्ट सेंड देम अ मेल दैट आई हैव रजिस्टर्ड ऑन दिस डेट, ये सब वो सब, एंड आई हैव नॉट गॉट एनी ईमेल रिगार्डिंग माय रजिस्ट्रेशन। या मे बी व्हाट यू कैन डू, यू कैन लॉग इन टू योर एसीसी पोर्टल। तुम्हें अभी तुम आर यू एबल टू लॉग इन टू योर एसीसी पोर्टल और नॉट? सर लॉग इन करता हूँ तो वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड दिखाता है। कुछ नहीं, एक काम करना छोटा सा, जस्ट सेंड देम अ ईमेल, एंड ईमेल में वो डॉक्यूमेंट जो तुम्हारा 12th की मार्कशीट है वो दोबारा से अपलोड कर देना। ओ सॉरी, मेल में लगा देना, अटैच कर देना, और उनको एक थोड़ी सी डिटेल्ड ईमेल बना देना कि हाय, माय रजिस्ट्रेशन नंबर इज दिस, माय नेम इज दिस, आई हैव रजिस्टर्ड फॉर द ACCA before getting my 12th result, and I was told that I have to upload the 12th result. I've already uploaded the result, but my registration number is not active. So I've also attached my 12th mark sheet for your reference. So kindly activate my registration so that I can plan for my exams. वो 3-4 दिन में कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है सर। एंड जिन जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है गाइस, तो यू कैन टॉक टू असलम, जो हमारा एडमिन है, वो तुम्हारी रजिस्ट्रेशन में पूरी पूरी हेल्प कर देगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन तुम खुद भी करा सकते हो, अगर खुद कराओगे तो विल गिव यू अ कोड, जो हमारा कोड है। या तुम एक काम करना, डोंट गेट इनटू दैट हैसल, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो तुम्हारी रजिस्ट्रेशन वो FIA में कर देंगे। तुम असलम को बोल देना, he will take only the fees which is 3000, जो तुम्हारी रजिस्ट्रेशन फीस है ACC में जो जाती है। he will take that fees and he will upload the documents and he will register you. ओके सर। और सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन अभी करा लो। I'll tell you why, the reason is क्योंकि अगर तुम रजिस्ट्रेशन में थोड़ा सा डिले करोगे तो जैसे कि ओजस के साथ हुआ है, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन को 1-2 महीने लग जाए।
तो जब तक तुम्हारी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तुम एग्जाम्स नहीं दे पाओगे। तो बेटर है रजिस्ट्रेशन अभी करा लो, रजिस्ट्रेशन नंबर तुम्हारे पास है, यू आर एबल टू लॉग इन। जैसी तैयारी होगी विद इन 15, जैसे अभी हम 12 जून पे हैं, तो 20-21 तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद विद इन 8 to 10 डेज तुम क्विकली अपना रिवाइज करके एग्जाम दे सकते हो। अदरवाइज रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो पहले तुम्हें रजिस्ट्रेशन की वेट करनी पड़ेगी एंड देन यू विल हैव टू गिव एग्जाम। ओके सर। यस सर। ठीक है, चलो बाकी लेट्स स्टार्ट। अभी और कोई बच्चा नहीं आया है, तो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द चैप्टर नेम इज इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में गाइस हमें क्या पढ़ना है, क्या क्या है इस चैप्टर में। तो ये जो चैप्टर है गाइस, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये काइंड ऑफ क्या काफी हद तक जो हमने 12th में अकाउंटिंग रेशियोज पढ़ा था, ये उसी पे बेस है, बिल्कुल उसी पे बेस है ये। तो इसके अभी मैं तुम्हें कोई हैंड रिटन नोट्स, मतलब यहाँ पे कोई नोट्स में नहीं बनवा रहा, हम बुक में रेशियोज देखते चले जाएंगे, साथ साथ लर्न करते चले जाएंगे। इसमें पर रेशियो कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें कंबाइंड क्वेश्चन है। तो तुम्हें अभी क्या करना है, यू विल हैव टू टेक अ कॉपी एंड अ पेन विद यू, क्योंकि इसमें कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो डिटेल में मेंशन नहीं है। वो फिगर कैसे आएगी उसके लिए मैं तुम्हारे को फॉर्मुलेस लिखवाऊंगा, तो वो फॉर्मुलेस तुम्हें अपनी कॉपी में लिखते चले जाना और ऊपर लिख देना है दीज आर कॉमन फॉर्मूलाज। मतलब ये कोई वैसे फॉर्मूला यहाँ मेंशन नहीं है, बट दीज आर कॉमन फॉर्मूला जो काफी जगहों पे यूज होंगे। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट विद इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब पहले हम इस चैप्टर का पर्पस समझते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना क्यों है। सो नॉर्मली गाइस होता क्या है, जब भी हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं, जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग टीम है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग टीम वो ये देखती है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो उस परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमारा ये चैप्टर बना है, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि जैसे लास्ट ईयर हमारी क्या परसेंटेज थी, इस साल हमारी क्या परसेंटेज है, जैसे बहुत सारी रेशियोज होती हैं वो हमें कंपेयर करनी है। हमारा लास्ट ईयर प्रॉफिट मार्जिन कितना था, इस ईयर प्रॉफिट मार्जिन क्या है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से हमें ये चैप्टर करना पड़ता है। और एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, ये जो चैप्टर तुम्हारा है, दिस इज एग्जैक्ट सेम इन F2, F7, F5, इन तीनों सब्जेक्ट्स में ये चैप्टर एग्जैक्टली सेम है। F2 में भी सेम है, बट वहां पे एक दो फॉर्मूले तुम्हें तुम्हारे से थोड़े से अलग होंगे, बट एग्जैक्टली सेम है, सेम फॉर्मूलाज, एक दो एक्स्ट्रा होंगे। F7 में भी सेम है, बिल्कुल सेम चैप्टर है F7 में। लेकिन F7 में क्या है, यहाँ पे जैसा मैंने पहले बताया बच्चों को कि F7 इज एक्सटेंशन ऑफ F3। इस चैप्टर में हम F3 में पढ़ेंगे कि फॉर्मूलाज क्या हैं, हमें फॉर्मूलाज जो हैं वो लर्न करने हैं। और फॉर्मूलाज लर्न करके हमें अपनी जो फिगर्स हैं, ध्यान से सुनना, हमें यहाँ पे सिर्फ फिगर्स कैलकुलेट करनी है कि हमारी क्या रेशो आई है। यहाँ पे एनालिसिस हमसे बहुत रेयर पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है कि पूछा जाए कि करंट रेशो कौन सी कंपनी की बेटर है, विच कंपनी इज बेटर, वो तुमसे पूछा जा सकता है। F7 में क्या होगा, सेम जो चैप्टर है वहां पे तुम्हारा डिटेल्ड रिटर्न एनालिसिस होगा इस चैप्टर का। तो F7 में तुम्हारे को एक तो रेशियोज के सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी बेटर है वो तुमने कैसे निकाला, और अगर उसको इंप्रूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे है, वो तुम्हारा एक डिटेल्ड रिटर्न एनालिसिस होता है। ये F7 में 15 मार्कर का क्वेश्चन हमेशा आता है, हर बार आता है 15 मार्कर क्वेश्चन, और वो तुम्हें कंप्यूटर पे टाइप करना पड़ेगा अपना आंसर, ऐसा नहीं है कि वहां पे बस फिगर्स डालिए दैट्स इट। तो वो जब F7 में करेंगे तब तुम्हें पता चलेगा। जस्ट माय पर्पस इज इस चैप्टर को अच्छे से करने का, समझने का कि ये चैप्टर तुम्हारा 3 और सब्जेक्ट में आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फॉर्मुलेज अभी लर्न कर लिए तो आगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर गाइस, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारा गाइस जो सबसे पहला आता है, हमें बस ये बताया हुआ है कि इंटरप्रिटेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी का पार्ट है, ये आई वुड स्किप दिस पार्ट, तुम चाहो तो एक बार पढ़ लेना, इसमें कुछ भी खास नहीं है। सिंपल ये है कि रेशोज क्यों निकाली जाती हैं, रेशोज से हमें क्या बेनिफिट होता है। जैसे रेशोज में क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं हम। वी कैन कंपेयर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर पीरियड, कि पिछले साल से इस साल हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है। सिमिलर बिजनेस, कि इस साल हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस ये रही है, दूसरी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे रही है। या फिर इंडस्ट्री एवरेज, कि हमारी परफॉर्मेंस ये रही है और पूरी पूरी जो इंडस्ट्री है, जैसे टेलीकॉम है, टेलीकॉम हमारी कंपनी लेट से वी आर एयरटेल, हम एयरटेल है,
अभी तो वैसे दो ही हैं, एयरटेल और वोडाफोन और जियो, बस ये तीन ही है, सॉरी। तो जैसे मान लो हम एयरटेल हैं, तो एयरटेल में हमारी परफॉर्मेंस ये चीज रही है, और पूरी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है जिसमें वोडाफोन और जियो प्लस जो बीएसएनएल ये सारे आते हैं, उन सब की एवरेज कितनी है, ताकि हम इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर कर सके कि हम एवरेज से कितना ऊपर है। इसके लिए हम ये चैप्टर करते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज निकालते हैं। बाकी इसको छोड़ दो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ये पढ़ लेना एक बार, बुक में से पढ़ लेना, कुछ ज्यादा खास नहीं है, इतनी चीजें हम कर चुके हैं। अब आता है गाइस हमारा रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस में हमें जो एनालाइज करना है रेशो, वो हमारी 4 पार्ट्स में डिवाइड होंगी। एक आती है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हमें ये बताती है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बेसिकली कितने पैसे हम अर्न कर रहे हैं, इसका अर्निंग्स एंड रिटर्न्स के ऊपर फोकस होता है कि कितनी हमारी अर्निंग्स है और कितनी हमारे रिटर्न्स हैं। और ये ऑफ कोर्स दिस विल बी हायर द बेटर, दिस इज हायर दी बेटर, जितने ज्यादा हमारे रिटर्न्स होंगे उतना ज्यादा हमारे लिए बेटर होगा। इसके बाद आती है हमारी लिक्विडिटी रेशोज। लिक्विडिटी रेशोज ये बताती है कि इन केस अगर हमें कंपनी बंद करनी पड़ती है तो हम अपनी करंट लायबिलिटीज को कैसे पे कर पाएंगे। लिक्विडिटी मतलब शॉर्ट टर्म, लिक्विडिटी मतलब शॉर्ट टर्म, ये याद रखना। लिक्विडिटी होती है शॉर्ट टर्म, कि इन शॉर्ट टर्म अगर हमें अपने करंट लायबिलिटीज को सारे पैसे पे करने हैं तो हमारे पास कितने करंट एसेट्स हैं कि हम वो लायबिलिटीज पे कर सके, दैट इज लिक्विडिटी रेशो। देन आती है एफिशिएंसी रेशो। एफिशिएंसी रेशो हमें ये बताती है कि हमारी वर्किंग कैसी चल रही है। वर्किंग जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो स्टॉक है, स्टॉक हमारा कितने डेज में बन के सेल हो जाता है, हमारे जो रिसीवेबल्स हैं, रिसीवेबल्स उनसे कितने टाइम में हमें पैसे रिकवर हो जाते हैं, हमारे जो पेबल्स हैं, पेबल्स को कितने डेज में हम पैसे दे देते हैं। दोज इज एफिशिएंसी रेशो, कि हमारा बिजनेस कितना एफिशिएंटली चल रहा है। अगर स्टॉक हमारा 1 साल तक हमारे पास पड़ा रहता है, सेल ही नहीं होता, दैट विल बी वेरी बैड पोजीशन फॉर अस। रिसीवेबल के डेज बहुत ज्यादा है, मतलब रिसीवेबल से बहुत धीरे हमें पैसे रिकवर हो रहे हैं, ये भी गलत है। हम पेबल्स को बहुत लेट पेमेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें बहुत इंटरेस्ट चार्ज होगा, मार्केट में नाम खराब होगा, तो ये है हमारा एफिशिएंसी रेशो। देन आती है पोजीशन। पोजीशन मतलब कि हमारे बिजनेस में जो पैसे लगे हुए हैं वो कैसे कैसे हैं, ओनर का कितना पैसा है, बाहर वाले का कितना पैसा है, कितना बिजनेस रिस्की है। अगर हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, काफी ज्यादा बैंक से लोन लिया हुआ है, ये हमारा बिजनेस है, हमने बहुत ज्यादा लोन बैंक से उठाया हुआ है, अपनी जेब से बहुत कम पैसे लगाए हैं, तो ये हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने बैंक से लोन लिया हुआ है तो हमें इंटरेस्ट पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। तो अगर इन केस हमारा लॉस हो गया तो हमें काफी ह्यूज इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो हमारा एक नेगेटिव बिजनेस के लिए एस्पेक्ट होता है। तो इस तरह से हम रेशो को थोड़ा थोड़ा एनालाइज करेंगे और उसके सारे फॉर्मुलेस लर्न करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रेशोज। फर्स्ट जो हेडिंग है हमारी, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा बिजनेस का प्रॉफिट कैसा रहा है। तो सबसे पहला हमारा आता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। मार्जिन, मार्जिन मतलब याद रखना, हमने पढ़ा हुआ है ऑन सेल्स, के सेल्स के ऊपर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, ये वही है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू मतलब सेल्स इंटू 100। रेवेन्यू मतलब सेल्स इंटू 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का हमारा एक फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ऑलरेडी हमने करे हुए हैं। पहला होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू मतलब सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये हमारे दो कॉमन फॉर्मूलेज है जो काफी ज्यादा यूज होंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो हमने निकाल ली, अब हमें ये देखना है कि कौन सी चीजों का इंपैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे पड़ेगा। सो सिग्निफिकेंट चेंज मे बी ड्यू टू बिकॉज चेंज इन सेलिंग प्राइस। अगर हमारे चीज का सेल प्राइस बढ़ गया तो हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाए। अगर हम सेल प्राइस बढ़ाते हैं
तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा हमारा और ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा, दोनों जगह पे इफेक्ट आएंगे हमारे। चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स मतलब हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें परचेज हमारी महंगी हो गई, ठीक है, तो भी हमारे बिजनेस में फर्क पड़ेगा। तो चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स विल ऑल्सो अफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अब मैं तुम्हें बोलूं कि हमने रिसीवेबल से हमें जल्दी पैसे आ गए, क्या इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तरीका क्या होता है, हमें ये देखना है, हमें अगर कोई भी ट्रांजैक्शन गिवन है, कोई भी ट्रांजैक्शन गिवन है, हमें ये देखना है उसका इफेक्ट इस पे और इस पे कितना पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो इस रेशो में फर्क आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये देख लो एक बार गाइस जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये फॉर्मुलेस दोनों लिख लो, कोई भी डाउट है मुझसे पूछते चले जाना गाइस। सर अगर सेल प्राइस बढ़ेगी तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा? नहीं, दैट डिपेंड्स, इट्स नॉट नेसेसरी कि सेल प्राइस बढ़ेगी तो ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा। कई बार हो सकता है कि हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेट, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट दैट ऑल्सो डिपेंड्स। अगर सेल प्राइस बढ़ते हैं, कॉस्ट प्राइस में कोई फर्क नहीं आता, तो हाँ ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि सेल प्राइस बढ़ेगा। तुम सोचो, अगर मैं बात करता हूं, मेरा सेल प्राइस बढ़ गया और कॉस्ट ऑफ सेल्स में कोई चेंज नहीं आई, उतना ही है, तो जीपी भी बढ़ जाएगा। बट इट डजंट मीन कि अगर सेल प्राइस भी बढ़ रहा है और जीपी भी बढ़ रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सेम रहेगा, ऐसा नहीं। हमें देखना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मैं करता हूं, मान लो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है 100 और सेल प्राइस है लेट से मेरा 10,000 या 1,000 इंटू 100, तो दिस इज 10%। अब अगर मान लो मेरा रेवेन्यू जो है ये 30 से बढ़ता है, रेवेन्यू जो मेरा सेल्स है वो भी 30 से बढ़ गई, कहीं कोई चेंज नहीं आया, ग्रॉस प्रॉफिट भी 30 से बढ़ गया, तो देख के तो ये लगता है इसका मतलब ये है कि मेरी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। तो ऊपर हो जाएगा मेरा 130, नीचे आ जाएगा 1030 इंटू 100। जब मैं करूंगा इट इज 130 डिवाइड बाय 1030 इंटू 100, अब ये हो जाएगा मेरा 12.62%। तो हो सकता है रेशो विल इंक्रीज। तो काफी सारी चीजें होंगी, ये डिपेंड अपॉन केस टू केस। ओके सर। क्लियर है गाइस, आगे बढ़ूं? यस सर। चलो, अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के बाद आता है हमारा गाइस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है गाइस, इसका मैं फॉर्मूला यहां पे लिखवाऊंगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है हमारा, दिस इज जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, या एक काम करते हैं, एक छोटी सी शीट बनवाता हूं, वो शीट यहां पे सारे बना लेना। अब एक होता है हमारा सेल्स, इसमें से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये आता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस करते हैं एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ये सारे एक्सपेंसेस हम यहां से माइनस करते हैं। उसके बाद जो हमारी फिगर आती है दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हमारी फिगर आती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसका मतलब इस प्रॉफिट में से ना तो अभी हमने इंटरेस्ट माइनस किया है, ना हमने टैक्स माइनस किया है, बाकी सारे एक्सपेंसेस हमने यहां से माइनस कर लिए। उसके बाद यहां से हम माइनस करेंगे अपना
इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, जो भी हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस होंगे वो हम माइनस कर लेंगे। फिर हमारी फिगर आएगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, शॉर्ट में पीबीटी, और ये होता है पीबीआईटी। तो याद रखिएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अभी मैंने इस पे टैक्स जो है वो माइनस नहीं करा है। अब बात आती है माइनस इनकम टैक्स। इस फिगर पे जो भी परसेंटेज टैक्स मुझे गिवन है 10%, 15%, 40%, इस फिगर पे मैं टैक्स कैलकुलेट करके यहां से माइनस कर दूंगा, और जो अब मेरी फिगर आएगी इट विल बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट, ये मेरी गाइस फिगर आएगी। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट के बाद क्या होगा, अगर मैं ये चीज यहां लिखता हूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट, इसमें से अब मैं माइनस करूंगा प्रेफरेंस डिविडेंड, कि जो मेरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको भी तो डिविडेंड देना होता है, इक्विटी वालों को डिविडेंड देना है, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देना है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड में यहां से माइनस करूंगा। अब जो मेरी फिगर आएगी दैट इज अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, कि जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको हमने डिविडेंड दे दिया, वो देने के बाद अब ये जो पैसे हैं ये पैसे बचे हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर वालों के हैं सारे के सारे। अब इसमें से हम माइनस करेंगे अपना इक्विटी डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड के इक्विटी शेयर होल्डर वालों को हमने कितना डिविडेंड दे दिया, बाकी जो हमारा बचा वो आ जाएगा गाइस हमारा रिटेन्ड अर्निंग, के कितनी अर्निंग जो है वो हमने बिजनेस में ही अपने पास रखी हुई है, रिटेन्ड अर्निंग। इस तरह से हमारा पूरा सिस्टम चलता है। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस हम माइनस करेंगे एक्सेप्ट इंटरेस्ट एंड टैक्स, इन दोनों को छोड़ के सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से इनकम टैक्स हम माइनस करेंगे, और इनकम टैक्स कैलकुलेट किस पे होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर, इस फिगर पे हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, वो यहां से माइनस करेगी तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आ गया, इसमें से हम माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, कि प्रेफरेंस शेयर्स वालों को कितना डिविडेंड देना है, फिर बचेगा कि इक्विटी शेयर होल्डर वालों का कितना पैसा है, उसमें से जितना भी पैसा हमने इक्विटी वालों को डिविडेंड दे दिया वो माइनस करके बचेगा कि कितना हमारे पास बिजनेस में रिटेन्ड अर्निंग है। ये पूरा एक बार गाइस अपनी कॉपी में बना लो, सारे बना के मुझे बताना, क्योंकि काफी सारी जगहों पे तुम्हारे को इसका रेफरेंस देना पड़ेगा। मैं बताऊंगा कि चार्ट देखो, चार्ट में मैंने ये करवाया हो, तो अच्छे से अच्छी सी तरीके से इसको अपनी कॉपी में बना लो।
जैसी गाइस लिख लो सारे, प्लीज मुझे बता देना सो दैट आई कैन मूव फर्दर। यहाँ बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो मैं लर्न करने हैं। Done, sir. Done, sir. Done, sir. Sir, क्या निष्ठा? लाइक हमारे फॉर्मूलाज होते हैं लाइक ग्रॉस प्रॉफिट का ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100, तो जिसमें सेल्स होता है उसके अंदर हमारा कैश सेल्स और क्रेडिट सेल दोनों आते हैं, फिर कैसे हाँ हाँ, आएगा टोटल sir? टोटल सेल। देखो सिंपल सी बात है, हमें देखना है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। तो अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट देखना है तो हम ये देखेंगे ना टोटल सेल कितनी है, चाहे कैश हो चाहे Yes. क्रेडिट, हमें तो टोटल सेल देखनी है ना। ओके सर, तो सर वो सारी में एप्लीकेबल होगा लाइक सेल्स टोटल? हाँ हाँ, जहां पे भी रेवेन्यू है वहां पे सब पे ये एप्लीकेबल होगा। ओके सर। प्लस आज की इस क्लास के बाद जब सारे फॉर्मुलेज हम कर लेंगे, मैं तुम्हारे को आउट ऑफ द बॉक्स एक चीज है वो मैं डिस्कस करूंगा सबके साथ। दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स, सिलेबस से कोई लिंक नहीं है। दैट इज मैथ्स एंड अंडरस्टैंडिंग, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वो देखते हैं किसको समझ आता है, वो काफी अच्छी चीज है वो। चलो गाइस, अब मैं बढ़ता हूं आगे। सो ये थी हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। देन आता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने तो मैं भी बताया था क्या होता है, इट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन रेवेन्यू इनटू 100। ये होता है हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब यहां पे भी इन्होंने रीजंस बताया हुआ है कि कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारा इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में चेंजेस हो सकते हैं। कि रीजन फॉर द मूवमेंट इन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एज स्टेटेड अबव, अगर ग्रॉस प्रॉफिट चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। चेंजेस इन कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, अगर इन कॉस्ट में चेंज हुआ तो हमारी ये रेशियो चेंज हो सकती है। चेंज वन ऑफ एक्सपेंसेस लाइक एडवर्टीजमेंट का बहुत ज्यादा खर्चा हुआ तो भी इस रेशियो में हमारा फर्क पड़ेगा। कम होगा ज्यादा होगा वो बात की बात है, अभी हमें देखना है कि फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर तुम्हें बोला जाता है कि मान लो तुम्हारा जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया क्योंकि तुमने एक लोन लिया है, तो क्या उस इंटरेस्ट की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट इसके बाद माइनस होता है, इससे पहले माइनस होता ही नहीं है। तो इस रेशो में इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला। ये है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा गाइस ROCE, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसके लिए भी मैं तुम्हारे को एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ गाइस। अगर हमें देखो हमारी जो बैलेंस शीट होती है, सिंपल सी मैं बैलेंस शीट की बात करता हूँ। बैलेंस शीट में हमारे टोटल 5 आइटम्स होती हैं। एक होता है नॉन करंट एसेट, एक होता है करंट एसेट, एक होता है शेयर होल्डर फंड, एक नॉन करंट लायबिलिटी, एक होता है करंट लायबिलिटी। ये होता है हमारा बैलेंस शीट के सारी आइटम्स। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कैपिटल इंप्लॉयड अगर मुझे विजुअलाइज करनी है तो क्या होती है, सो इन दोनों का टोटल होता है मेरा कैपिटल इंप्लॉयड। याद रखना, इन दोनों का टोटल मेरा होता है कैपिटल इंप्लॉयड। दिस इज योर कैपिटल इंप्लॉयड। ये मैंने क्यों बताया है, क्योंकि मान लो अगर क्वेश्चन में तुम्हें कैपिटल इंप्लॉयड निकालने को बोला गया है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज इक्विटी, दैट मींस टोटल इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ऐसे भी निकाल सकते हो। या फिर टोटल ऑफ एसेट, टोटल ऑफ एसेट तुम्हें दिया हुआ है, दिस इज टोटल ऑफ एसेट, टोटल एसेट्स। सो टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी भी तुम कर सकते हो और वहां से भी अपना कैपिटल इंप्लॉयड निकाल सकते हो। मैं तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा, ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले बहुत आएंगे। जो लिखवाने वाला है जैसे मैंने ऊपर कराया था वो लिखवा दूंगा। ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है कि कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब होता है ओनर ने बिजनेस स्टार्ट करते हुए अपनी पॉकेट से कितने पैसे लगाए थे और आज की डेट में कितने पैसे हैं, और हमने बाहर वालों से कितना लोन लिया था बिजनेस चलाने के लिए। करंट लायबिलिटी हम बिजनेस चलाने के लिए नहीं लेते, ये वर्किंग कैपिटल डे टू डे के लिए होता है कि लोन लिया, सामान क्रेडिट पे परचेज किया, पेमेंट कर दी, दैट्स इट। ये बिजनेस चलाने के लिए नहीं होते पैसे। ये तो कैपिटल एम्प्लॉयड मीन शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी और टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब मान लो क्वेश्चन में सिर्फ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, तुम्हारे को ये नहीं गिवन, लेकिन तुम्हें ये फिगर गिवन है, तो दिस
इज ऑल्सो कॉल्ड टोटल ऑफ एसेट। घबराना नहीं, अगर तुम्हें ये फिगर गिवन है इसको भी हम टोटल एसेट बोल सकते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट का टोटल हमेशा टैली करता है। दिस इज ऑल्सो टोटल एसेट्स, सो टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कैन बी कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको हम टोटल, हाँ टोटल एसेट इसको बोलो टोटल एसेट, और इसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इन दोनों के टोटल को हम बोलते हैं टोटल, या एक काम करते हैं, रुको मैं ये भी लिखवा देता हूं तुम्हें, बेटर रहेगा, फिर बाद में भूल जाओगे तुम। चलो कॉपी में एक और बनाओ। ये सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए, तुम्हारे को बैलेंस शीट टी शेप तो बनानी नहीं होती है, बट ये समझने के लिए है। तो बैलेंस शीट में हमारे, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ। फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें आते हैं हमारे नॉन करंट एसेट्स, फिर आते हैं करंट एसेट्स, यहां पे आते हैं हमारे इक्विटी और शेयर होल्डर फंड, फिर आता है नॉन करंट लायबिलिटी, फिर आता है करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहला जो मैंने बताया था, इन दोनों को हम बोलते हैं कैपिटल इंप्लॉयड। ये दोनों का टोटल इज कॉल्ड कैपिटल इंप्लॉयड। ये जो फिगर है हमारी, दिस इज ऑलवेज सेम एंड इट इज कॉल्ड टोटल एसेट्स। दिस इज कॉल्ड टोटल एसेट्स। अब इन दोनों का जो टोटल है, याद रखना, इन दोनों का जो टोटल है जो ग्रीन में मैंने करा हुआ है, दिस विल बी कॉल्ड एज टोटल लायबिलिटीज और टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी का टोटल होता है टोटल लायबिलिटी, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी या टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी नहीं बोलेंगे हम इसको, क्योंकि टोटल लायबिलिटी इट्स नॉट लायबिलिटी, यहाँ पे इक्विटी भी आता है जो ओनर के पैसे। तो दिस इज नॉट कॉल्ड टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी लिखा हो तो उसको तुम बोलोगे अपना दिस, यू विल कॉल इट टोटल लायबिलिटी। एक सेकेंड गाइस। So this is called total liability and this is called total assets. अब इसके बाद जो हमारा नॉन करंट लायबिलिटी है, इसको वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज डेट। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज डेट। अगर खाली डेट लिखा हुआ है दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट नॉन करंट लायबिलिटी। अगर खाली डेट लिखा हुआ है दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट नॉन करंट लायबिलिटी। इसको और टोटल डेट भी बोल सकते हैं। तो तीन नाम है इसके, टोटल लायबिलिटी, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी और टोटल डेट। इसको हम डेट भी बोल सकते हैं। खाली डेट लिखा हुआ दैट मींस नॉन करंट लायबिलिटी। और लास्ट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये मैंने तुम्हें क्यों लिखवाया है ये जो फॉर्मुलेज हैं, क्योंकि ये बड़े कॉमन फॉर्मुलेज हैं। काफी जगहों पे तुम्हें टर्म यूज होगी डेट, काफी जगहों पे टोटल डेट, टोटल लायबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहां से इस चीज को अच्छे से समझ। कोई भी डाउट है मुझसे पूछो, फिर बढ़ते हैं आगे।
जैसे ही लिख लो गाइस बताना, कोई डाउट है मुझसे पूछना। डन सर। डन सर। Then, sir, चलो मोस्टली सभी का हो गया है, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ, क्लास के बाद शेयर कर दूंगा कि अगर किसी का रह गया तो। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। सो अब आता है हमारा गाइस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इस रेशो का मतलब ये होता है कि जिन लोगों ने बिजनेस में पैसे लगाए हैं, दैट मींस ओनर्स और नॉन करंट लायबिलिटी, दैट मींस कैपिटल एम्प्लॉयड, जो बिजनेस में टोटल पैसा लगा है, उस टोटल पैसे पे हमने उस साल कितना रिटर्न कमाया है, कितने पैसे हमने अर्न किए हैं टोटल पैसे लगा के। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस हम नहीं करते, ठीक है, वी डोंट रिड्यूस इंटरेस्ट। गाइस एक सेकंड, मेरे को एक कॉल आ रहा है अर्जेंट, जस्ट गिव मी 1 सेकंड ना। हेलो, यस, कॉल मी आफ्टर 3 आवर्स प्लीज। हाँ, मैं मीटिंग में हूँ, 3 घंटे बाद कॉल करूँ। सॉरी गाइस, रियली सॉरी। कई बार ऐसी कॉल आती है, 2-3 बार जब एक ही नंबर से कॉल है ना तो उठाना पड़ता है, कुछ अर्जेंट ना। हाँ, सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कि जितने बिजनेस में टोटल पैसे लगे हैं ओनर के और बाहर वालों के, उस पे उनको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो सिंपल था फॉर्मूला, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और टोटल एसेट्स लेस करंट लायबिलिटी, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। एक बार इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ लो, एक बार इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ लो, तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जस्ट रीड इट वर्ड टू वर्ड एक बार जल्दी से, और जो भी डाउट है इसमें किसी लाइन में मुझसे पूछो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। डन सर। ओके, then, sir. डन सर। ठीक है, अब चलो हम बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट जो हमारी रेशो आती है गाइस, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। अब वो था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के टोटल पैसे जो बिजनेस पे लगे हैं उस पे कितना रिटर्न है। यहां पे हमें सिर्फ फोकस करना है इक्विटी वालों पे, कि जितने पैसे इक्विटी वालों ने लगाए हुए हैं उनको क्या रिटर्न उस पे मिल रहा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, जो मैंने तुम्हें निकाल के बताया था, दैट इज अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो हमारा आया था नेट प्रॉफिट, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस कर दिया, तो जो भी पैसे टोटल इक्विटी वालों के लिए बचे थे, डिवाइड बाय टोटल इक्विटी जो हमारी बैलेंस शीट में आती है, फाइनेंशियल पोजीशन में आती है, इनटू 100। यहां से पता चलेगा कि इक्विटी वालों के लिए बिजनेस, इक्विटी वालों के जो पैसे लगे हैं उसमें इक्विटी वालों ने उस साल कितना पैसा कमाया है। तो दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, दैट इज नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, वो आएगा हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी। जल्दी से इस फॉर्मूले को भी देख लो, फिर बढ़ते हैं आगे। तुम्हें सारे फॉर्मुलेस गाइस बाय हार्ट लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अभी मेरा एक स्टूडेंट है F2 का, लास्ट उसने मेरे साथ उसने मेरा बैच अटेंड किया था, उसका आज ही आई थिंक कल उसका एग्जाम क्लियर हुआ F2 का, तो उसको भी इसी चैप्टर के क्वेश्चन आए हुए थे। वो बता रहा था कि मेरे को इस चैप्टर का एक क्वेश्चन आया था, अच्छा खासा क्वेश्चन था। तो नॉर्मली क्या होता है, काफी जगहों पे में लिखा होता है, F3 में भी तुम देखोगे बुक में, कि दिस फॉर्मूला शीट माइट बी गिवन, दिस फॉर्मूला शीट माइट नॉट बी गिवन, कई जगहों पे होता है। बट हमें सारे फॉर्मुलेस बाय हार्ट लर्न करने हैं, हम बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते कि कोई भी फॉर्मूला हमें क्वेश्चन में गिवन। चलो इसको पढ़ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आई एम गिविंग यू 2 minutes, देन नेक्स्ट।
चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट हम लास्ट की 2 लाइन समझा दो रिटर्न ऑन इक्विटी की। इसमें लिखा हुआ द रीजन इन चेंजेस इन रिटर्न ऑन इक्विटी विल बी सिमिलर टू आरओसीई विद एक्स्ट्रा कंसिडरेशन चेंजेस ऑफ इंटरेस्ट एंड पेड गियरिंग। इसका मतलब क्या है, हम जब आरओसीई निकालते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके अंदर हम इसमें जो कैलकुलेट होता है दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये होता है। तो जब हम आरओसीई निकालते हैं तो कोई भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट में चेंजेस आए, एडमिन एक्सपेंसेस में, सेलिंग एक्सपेंसेस में कोई भी खर्चा आया तो हमारा आरओसीई पे भी फर्क पड़ेगा और हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों में फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ही हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी निकलता है। लेकिन इन दोनों के बीच में हमें एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा किस चीज पे, इन द इंटरेस्ट और गियरिंग। गियरिंग मतलब ओनर का कितना पैसा है, बाहर वालों का कितना पैसा है, कितना उस पर इंटरेस्ट जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा आरओई में और ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो दोनों में इफेक्ट जो होता है नॉर्मली सेम होता है, लेकिन अगर हमारा इंटरेस्ट अलग है और गियरिंग, यानी गियरिंग का मतलब होता है कि जो टोटल बिजनेस में पैसे लगे हैं उसमें ओनर के कितने पैसे हैं, दैट मींस इक्विटी कितनी है और डेट कितना है, उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना प्रॉफिट इक्विटी वालों के पास बचेगा। तो वैसे दोनों सेम होती हैं, लेकिन अगर इन दोनों में कोई चेंज आया तो आरओई एंड आरओसीई में डिफरेंस आ सकता है। ओके सर। चलो गाइस, अब नेक्स्ट जो रेशो आती है हमारी, ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो सारी हो चुकी हैं। अब आता है लिक्विडिटी रेशोज। लिक्विडिटी रेशोज मतलब हम देखते हैं लिक्विडिटी मेजर। अब ये छोटी छोटी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तुम्हारे को मैच दी फॉलोइंग में क्वेश्चन आ गया कि ये रेशो किसके लिए होती है, ये रेशो किसके लिए होती है। तो अगर तुम्हें लिखा हुआ है लिक्विडिटी रेशो और यहाँ लिखा हुआ है टू मेजर शॉर्ट टर्म डेट्स, तो लिक्विडिटी रेशो को हम उससे मैच करेंगे। तो लिक्विडिटी रेशो का पर्पस होता है to measure the availability of company cash to pay its short term debt, that means current liability। कि current liability पे करने के लिए कंपनी के पास कितने पैसे हैं, that is liquidity ratios। अब liquidity ratios में जो सबसे पहली रेशो हमारी आती है that is current ratio, और current ratio को हम working capital ratio भी बोलते हैं। current ratio का सिंपल सा फॉर्मूला होता है current assets upon current liabilities। बहुत इजी रेशो है, मोस्टली सारे बच्चों ने 12th में रेशो करी हुई है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है गाइस, नॉर्मली बोला जाता है कि करंट रेशो जो तुमने 11th में 12th में सॉरी पढ़ी होगी, वो बोला जाता है कि 2:1 हमारी आइडल मानते हैं। 2:1 से कम है तो ठीक नहीं मानी जाती, 2:1 से ऊपर है तो इट इज कंसिडर्ड बेटर। कि लायबिलिटी को पे करने के लिए 2 टाइम्स हमारे पास एसेट है, दैट इज कंसिडर्ड बेटर। लेकिन एसीसीए में इन्होंने और ज्यादा इसको एक्सटेंड करके डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इन्होंने कोई फिक्स रेशो नहीं बताई हुई कि ये हमारी करंट रेशो जो है वो एप्ट है, नहीं बताई हुई, वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री पे। लेकिन अगर करंट रेशो तुम्हारी बहुत ज्यादा लो है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि अगर तुम्हारे पास इतने एसेट्स ही नहीं है करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए, तो तुम्हें अपने फिक्स एसेट्स तक बेचने पड़ जाएंगे। तो लो भी नहीं सही होती, और ये बहुत ज्यादा हाई अगर हो तो भी नहीं सही होती। सोचो करंट एसेट्स है हमारे 1 लाख, करंट लायबिलिटी है सिर्फ 10,000, दैट मींस हमारी रेशो 10 टाइम्स है कि करंट लायबिलिटी के 10 टाइम्स हमारे पास करंट एसेट है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरी रेशो 10 टाइम्स आई है तो नंबर वाइज तो ये बेटर है, बट लेट मी जस्ट आस्क कि कौन कितना सोच सकता है कि करंट रेशो बहुत ज्यादा हाई भी बेटर नहीं होती। क्यों नहीं होती? सर क्योंकि करंट एसेट से हमें फ्यूचर में कोई रिटर्न नहीं आता, तो वो आइडल फंड्स होते हैं। आइडल फंड्स कह सकते हो, बिल्कुल सही कह सकते हो। मतलब यू आर कंपेयरिंग इट विद कैश, कि हमारे पास कैश रखा हुआ है बहुत ज्यादा। और हमारे पास गाइस इतना सारा कैश पड़ा हुआ है, इतने सारे एसेट्स है, तो हमारे को एक्सपेंड करने के लिए यूज करना चाहिए हमको। सही कह रहे हो। और बताओ गाइस, दोनों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि करंट एसेट्स अगर हमारे पास ज्यादा है, करंट एसेट में क्या क्या आता है, कैश, रिसीवेबल्स एंड स्टॉक, यही चीजें आती हैं। बाकी तो छोटा मोटा खर्चा होता है, प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह, मेजरली हमारी ये 3 चीजें आती हैं। अगर करंट एसेट बहुत ज्यादा है तो या तो हो सकता है हमारा कैश बहुत ज्यादा हो, या रिसीवेबल्स बहुत ज्यादा हो, या स्टॉक बहुत ज्यादा हो। कैश बहुत ज्यादा है दैट मींस हमारे पास कैश आइडल पड़ा है, हम वो कैश ऐसे ही रखा हुआ है, हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको बिजनेस में और यूज कर सकते हैं। क्यों कैश खाली छोड़ा हुआ है बिजनेस में, इससे अच्छा वो पैसे इन्वेस्ट कर दो। रिसीवेबल्स बहुत ज्यादा है, मतलब रिसीवेबल से पैसे ही नहीं हम रिकवर कर पा रहे, इतने हाई रिसीवेबल्स हमारे हैं, उनसे पैसे नहीं हम रिकवर कर पा रहे, दैट इज ऑल्सो बैड।
स्टॉक बहुत ज्यादा है मतलब स्टॉक सेल ही नहीं हो रहा। स्टॉक ज्यादा है बिकेगा और आएगा, ज्यादा है बिकेगा और आएगा, दैट इज गुड। लेकिन अगर इतना ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है, इसका मतलब हमने स्टॉक परचेज कर लिया, कैश में परचेज कर लिया, क्योंकि लायबिलिटी तो है नहीं, क्रेडिटर तो है नहीं, तो इतना ज्यादा कैश हमने स्टॉक में फंसा लिया, स्टॉक सेल नहीं हो रहा। तो दैट्स व्हाई ह्यूज करंट रेशियो इज आल्सो नॉट गुड फॉर बिजनेस। तो ये होता है हमारा गाइस करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो। एक बार इसको भी पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है। जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड जल्दी जल्दी से, क्योंकि इस चीज को तुम्हें दोबारा लाइफ में कभी नहीं पढ़ना, एक बार पढ़ना है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आगे तो सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला ही लर्न करना। जस्ट एक बार अभी पढ़ लो साथ साथ। डन सर। डन सर। ओके चलो हम बढ़ते हैं आगे। अब जैसे हमारी करंट रेशियो होती है, करंट रेशियो में होता है कि हमारे पास कैश भी है, रिसीवेबल्स भी है, स्टॉक भी है। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे को ये देखना है कि मेरे को 2 दिन के अंदर मुझे सारे पेबल्स को पे करना है, करंट लायबिलिटीज मुझे 2 दिन के अंदर पे करनी है, तो उस केस में मेरी रेशो क्या आएगी? तो वहां पे मुझे अपना स्टॉक को बाहर निकालना पड़ेगा, बिकॉज स्टॉक सेलिंग के अंदर मेरा कंट्रोल नहीं है। मैं एक दिन में अपना सारा स्टॉक सेल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर एक दिन में मैं सारा स्टॉक ही सेल कर सकता हूँ तो बिजनेस में कहां तक ग्रो कर सकता हूँ? तो स्टॉक डिपेंड करता है मार्केट पे, लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। तो अगर मुझे ये देखना है कि क्या मैं 2 दिन में पैसे पे कर सकता हूँ कि नहीं पे कर सकता, उसको बोला जाता है क्विक रेशो। क्विक रेशो और लिक्विड रेशो और एसिड टेस्ट रेशो, ये इसके 3 नाम होते हैं, क्विक रेशो, लिक्विड रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। इसको निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। हम करंट एसेट में से इन्वेंट्रीज को माइनस कर देंगे अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये आ जाएगा हमारा क्विक रेशो। सिंपल। इसका इन्होंने स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि रेशो लेस देन 1:1 could indicate that company would be it would be difficult for the company to pay the debts। ये होता है गाइस हमारा क्विक रेशो। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इस रेशो में कुछ नहीं था। अब आता है गाइस हमारी एफिशिएंसी रेशो। ये रेशो हमने नॉर्मली जो रेशोस तुम पढ़ रहे हो ये सारी तुमने 12th में पढ़ी हुई है। अब एफिशिएंसी रेशो में सबसे पहला आता है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड। वहां होती थी हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो वहां पहले हम निकालते थे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और वो निकालने के बाद तब हम निकालते थे इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड। यहां सीधा सीधा हमें इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड निकालना है। सो इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड का मतलब क्या होता है? कितने दिन तक इन्वेंट्री हमारे पास रहती है और वो सेल नहीं होती, एवरेज। तो इसका फॉर्मूला होगा इन्वेंट्री जो में दी हुई है, एवरेज नहीं, जो भी हमें इन्वेंट्रीज की फिगर होगी वो हम यूज करेंगे, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365। ये जो भी आंसर आएगा ये हमारा डेज में आएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आएगा इस, अब मान लो तुम्हारा 36.7 आंसर आ रहा है, तो इट विल नॉट बी 37 डेज, 37 डेज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 36.7 है, वो दिन पूरा नहीं हुआ। दिस इज नॉट जस्ट अ नंबर, दिस इज डेज। तो माय आंसर वुड बी 36 डेज, नॉट 37 डेज। ठीक है, क्योंकि डे 36.7 को मैं 37 नहीं बोल सकता। कई बार क्वेश्चन में ये तुम्हें लिखा होगा कि जो भी तुम्हारा आंसर है वो राउंड डाउन करो। राउंड डाउन, राउंड डाउन का मतलब है कि तुम्हें प्रीवियस जो नंबर है उसको चूज करना है। तो 36.27 जो भी आए
तो आंसर वुड बी 36। वो लिखा भी होगा, नहीं भी लिखा हो तो इतने ACCA वाले नहीं है कि वो तुम्हें दो ऑप्शन देंगे 36 या 37, ऐसा नहीं होगा। बट याद रखना अगर 36 भी आता है, तुम्हारा आंसर आ रहा है 36.7, तो दिस कैन बी दी आंसर। ये मत सोचना कि हमारा 36.7 आ रहा है तो 37 होना चाहिए, इसमें 36 है तो हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी, नहीं, ऐसा नहीं। सो दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड, कितने दिन में इन्वेंट्री मेरी सेल हो जाती है, उसका फॉर्मूला है इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365। ठीक है, मैं काम करता हूँ, क्लोजिंग बोलो माइनस ओपनिंग लेंगे या नहीं क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री में क्वेश्चन में गिवन होगी, हम वही लेंगे। इसके बाद आता है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड के बाद रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड। अब रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड का मतलब है कि कितने दिनों में रिसीवेबल से हमें पैसे आ जाते हैं, कितने दिनों में रिसीवेबल से हमें पैसे आ जाते हैं। इसका फॉर्मूला होगा ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स, ट्रेड रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल्स। अब नॉर्मली जो देखो हमारा रेवेन्यू है, हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि अगर कुछ ना लिखा हो तो सारी की सारी हमारी क्रेडिट सेल ही होती है। तो आई कैन से कि मेरी सारी की सारी सेल जो है वो क्रेडिट सेल ही है। लेकिन अगर क्वेश्चन में तुम्हारे को क्रेडिट सेल अलग से दिया हुआ है और कैश सेल अलग दिया हुआ है, तो तुम यहाँ पे लिखोगे क्रेडिट सेल, क्योंकि कैश सेल का रिसीवेबल से कोई रिलेशन नहीं होता। तो रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड विल बी ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स, या फिर नहीं कुछ भी गिवन तो सारा का सारा रेवेन्यू इनटू 365। ये आएगा रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड, और ये भी आएगा डेज। ऐसे ही आता है हमारा पेबल्स पेमेंट पीरियड, कि जो हमारे पेबल्स हैं उनको ऑन एन एवरेज हम कितने दिनों में पैसे दे देते हैं। इसका फॉर्मूला होगा ट्रेड पेबल्स अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365, ट्रेड पेबल्स अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365, और ये भी हमारा डेज में ही आएगा। ठीक है ना, तो दिस इज हाउ वी फाइंड द एफिशिएंसी रेशियोज, इन्वेंट्री डेज पीरियड, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड और पेबल पेमेंट पीरियड। तुम ये सोच रहे होगे कि सर ये फॉर्मूले सारे लर्न कैसे करने हैं। वैसे तो तुमने 12th में काफी सारे फॉर्मूले लर्न करे होंगे, बट कोई बात नहीं, मेरे नोट्स के अंदर जो मैंने हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें सारे फॉर्मूले एक साथ लिखे हुए हैं। तो उस शीट को 5-10 बार हर रोज लगा लो, तुम्हें 2 से 3 बार हर रोज पढ़ना है फॉर नेक्स्ट 10 डेज। सारे फॉर्मूले बाय हार्ट तुम्हें लर्न हो जाएंगे, याद भी नहीं करने पड़ेंगे, सबकॉन्शियस माइंड में याद रह जाएगा। जस्ट हर रोज के 2-3 बार वो चीज पढ़ लेना। कैसे, तुम गाने सुनते हो आज की डेट में अगर मैं तुम्हें कोई गाना बोलूं तो तुम्हें गाना याद नहीं करना। मैं तुमसे कोई गाना पूछूं, जैसे कोई भी लेटेस्ट गाना जो चल रहा है, तुम्हें गाना वर्ड टू वर्ड याद है, धुन भी याद है, ये भी पता है किस टाइम पे कौन सी बीट बजती है। क्यों? क्योंकि वो चीज तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चलेगी। क्यों गई? क्योंकि तुमने वो गाना काफी बार रिपीटेडली सुना है। एक बारी में कभी गाना तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा। सेम फॉर स्टडीज भी हम ये चीज कर सकते हैं कि ये जितने भी फॉर्मुलेज हैं, जस्ट कीप ऑन रीडिंग इट फॉर नेक्स्ट 5 to 6 days कंटिन्यूअसली फॉर 3 to 4 times a day, एंड तुम देखना है सारे फॉर्मुलेज बाय हार्ट तुम्हारे को लर्न हो जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे, और वो पूरी उम्र रहेंगे, तुम्हें याद भी नहीं करने पड़ेंगे फॉर्मुलेज। तो ये होते हैं हमारे इन्वेंट्री डेज, इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड और पेबल पेमेंट पीरियड। एक बार इसको पढ़ लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो गाइस, अब बढ़ते हैं हम आगे। सो इसके बाद हमारी एक टर्म आती है वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल, इसका देखो इन्होंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, नहीं इन्होंने लिखा नहीं हुआ। वर्किंग कैपिटल साइकिल का जो हमारा फॉर्मूला होता है गाइस, दैट इज इन्वेंट्री डेज प्लस रिसीवेबल डेज माइनस पेबल डेज। याद रखना, इन्वेंट्री डेज प्लस रिसीवेबल डेज माइनस पेबल डेज। इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो कितनी बार घूम रही है।
कि कितनी इन्वेंट्री आ रही है, हम क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, परचेज करने के बाद वो सेल हो रहा है, सेल होने के बाद हमें पैसे रिकवर हो रहे हैं, दैट इज वर्किंग कैपिटल साइकिल और कैश साइकिल। तो ये होता है वर्किंग कैपिटल साइकिल। ये फॉर्मूला भी लिख लो एक बार। सर जो इनके डेज है वो आंसर आने के बाद आएंगे ना, मतलब पुराने रेशियोज के आंसर के बाद? हाँ हाँ, आंसर आने के बाद ये होगा। तो काफी बार तुम्हें डेज भी दिए होंगे, तुम्हें सिर्फ ये निकालना हो। क्लियर है गाइस, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. चलो इसके बाद आते हैं हमारी नेक्स्ट रेशो। दिस इज एसेट टर्नओवर रेशो। एसेट टर्नओवर रेशो, तो एसेट टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है कि हमारे जो एसेट हैं वो कितना, मतलब टर्नओवर जो हमारी है वो एसेट्स के कितने टाइम ज्यादा है, कि बिजनेस में जो टोटल पैसे लगे हैं, रेवेन्यू हमारा कितना रहा है। मैंने बिजनेस में लगाए थे 1 करोड़ पहले साल, और सोचो मेरी सेल ही होगी 3 करोड़ की। सो दैट इज एसेट टर्नओवर रेशो, कि जो मेरी सेल हुई है वो जितने बिजनेस में पैसे लगे थे उसके कितने टाइम्स है या कितना परसेंटेज है, दैट इज एसेट टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू अपॉन टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी और कैपिटल इंप्लॉयड, और कैपिटल इंप्लॉयड, क्योंकि कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला भी यही होता है, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होगा रेवेन्यू अपॉन कैपिटल इंप्लॉयड, और ये जो आंसर आएगा इट विल बी इन टाइम्स, कि कितने टाइम्स हमारा सेल रेवेन्यू हो रहा है जितने पैसे बिजनेस में लगे थे। दिस इज एसेट टर्नओवर रेशियो। इसके बाद गाइस आती है हमारी, आई थिंक 2 ही रेशियोज रह गई हैं और फिर बस इसके क्वेश्चंस हैं। ये तो सारा तुम होमवर्क में पढ़ लेना। इस रेशो को भी पढ़ लेना गाइस, ये कुछ नहीं है, ये सिंपल मैथ्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला ये होता है एसेट टर्नओवर रेशो रेवेन्यू अपॉन कैपिटल इंप्लॉयड है। रेवेन्यू अपॉन कैपिटल इंप्लॉयड, रेवेन्यू रेवेन्यू कट गया तो पीबीआईटी अपॉन कैपिटल इंप्लॉयड। इस तरह से इन्होंने लिखा हुआ रिटर्न ऑन कैपिटल, कुछ नहीं है, इसको एक बार पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है, सिंपल मैथ्स है। इस रेशो का फॉर्मूला ये होता है, इस रेशो का फॉर्मूला ये होता है, रेवेन्यू रेवेन्यू कट गए वो आ गए रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनटू एसेट टर्नओवर रेशो, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड। सिंपल मैथ्स वाला फॉर्मूला है, नॉट टू बी लर्नड इन डिटेल। अब हमारी नेक्स्ट आती है पोजीशनिंग रेशो। आई थिंक 2 रेशोज ही रह गए और हमारा चैप्टर ये खत्म पूरा। पोजीशनिंग रेशो के हमारी पोजीशन क्या चल रही है, हम कैसे काम कर रहे हैं। तो पहली हमारी रेशो आती है इसमें इंटरेस्ट कवर। इंटरेस्ट कवर का मतलब है कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं और कितने टाइम्स हमारा, जैसे हम कितना इंटरेस्ट हमें बैंक को पे करना है उसके कितने टाइम्स हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। नॉर्मली ये रेशोज जो है ये बैंक्स देखते हैं अपने सारे क्लाइंट्स की। वो बैंक्स वाले पूछेंगे कि बताओ आपका पीबीआईटी क्या है, दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आपका कितना है। मैंने बोला कि मेरा पीबीआईटी है लेट्स से 10 लाख। अब उन्होंने बोला कि अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो इस बैंक लोन पे आपका जो इंटरेस्ट है लेट्स से वो है 3 लाख। 3 लाख हर साल आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो 10 लाख डिवाइड बाय 3 लाख अगर मैं करूंगा सो इट विल बी 3.33 टाइम्स, कि इतने टाइम्स जो है, इतने टाइम्स मेरा प्रॉफिट है इंटरेस्ट से। तो जितना ये ज्यादा होगा उतना बेटर होगा, उतना बैंक बहुत इजीली लोन देगा। सो पीबीआईटी इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फाइनेंस कॉस्ट, यानी इंटरेस्ट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट, ये होता है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो। और लास्ट रेशो जो हमारी आती है गाइस दैट इज गियरिंग रेशो। गियरिंग रेशो का मतलब ये होता है कि टोटल हमारा जो टोटल बिजनेस में जो पैसे लगे हैं, टोटल जो बिजनेस में पैसे लगे हैं उसमें से, टोटल बिजनेस में जो पैसे लगे हैं उसमें डेट वालों का कितना टाइम्स हमारे डेट के पैसे हैं, या इसको परसेंटेज कह सकते हैं कि कितने परसेंटेज हमारा जो बिजनेस में पैसा लगा है वो डेट वाला है, दैट इज गियरिंग रेशो। गियरिंग रेशो का फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटीज
यानी डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉन करंट लायबिलिटीज अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि जो टोटल पैसे हमारे बिजनेस में लगे हैं उसमें से कितना पैसा बाहर वालों का है, नॉन करंट लायबिलिटीज अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब एक काम करता हूं मैं, ये क्वेश्चन अभी तुम्हें करना है, बट अभी मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, और रुको, यहाँ पे एक जगह आई थिंक गिवन है, ये सारे क्वेश्चंस हम करेंगे अभी। हाँ, ये समरी में गाइस यहाँ पे इन्होंने सारे फॉर्मुलेस लिखे हुए हैं, देखो ये इन्होंने यहाँ पे सारे फॉर्मुलेस लिखे हुए हैं, मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि सबको दिख जाए। ये सारे फॉर्मुलेस गाइस यहाँ पे लिखे हुए हैं, टेक 10-15 मिनट्स, ठीक है, आई एम जस्ट छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, 10-15 मिनट्स, ये सारे फॉर्मुलेस अच्छे से पढ़ो, अच्छे से लर्न करो सारे फॉर्मुलेस, ठीक है। फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे, बड़ा क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा बिकॉज अभी तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा, इसके छोटे क्वेश्चन हम सारे करेंगे, एक बार सारी रेशियोज अच्छे से पढ़ के लर्न कर। चलो, आई एम कमिंग इन 10 मिनट्स, इट्स 4:12, मैं 4:22-23 तक आता हूँ, फटाफट से कर।
हाय गाइस, सबने पढ़ लिए फॉर्मूलेस? यस सर। यस सर। चलो अब फिर हम करते हैं क्वेश्चन। सबने पढ़ लिए तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं। एक ये जो क्वेश्चन है गाइस, ये वाला, ये जो क्वेश्चन है एक्टिविटी 2, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, ये होमवर्क में करना। फिर नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी परसों, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे कि ये रेशो कैसे आई, कैसे निकाली, वो मैं तुम्हारे को नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अभी हम करते हैं इसके थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर दिस, एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है हमारे, एक्टिविटी नंबर 3। चलो ये करो और मुझे इसका आंसर बताओ। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के प्रेस्टीज क्रेडिट कंट्रोल हैज वर्जन, वर्जन मतलब खराब हो गया। ठीक है, एक ऑप्शन, एक आंसर। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन बी, प्रेस्टीज इन्वेंट्री इज एट ग्रेटर रिस्क ऑफ ऑब्सोलिसेंस। ओके, सर ऑप्शन डी डी। अच्छा, डी फॉर दिल्ली, प्रेस्टीज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड लिक्विडिटी हैव इंप्रूव्ड। ओके, सर ऑप्शन डी। डी फॉर बॉम्बे या डी फॉर दिल्ली? दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली 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 दिल्ली। सो गाइस इसका आंसर, मेजॉरिटी विंस, इसका आंसर है दिल्ली। क्यों? अब हम देखें, क्विक रेशियो पहले थी 0.9, अब होगी 1.1। इसका मतलब क्या है कि क्विक रेशियो इंप्रूव हो गई। दैट मींस उसके पास करंट एसेट ज्यादा है, वर्किंग कैपिटल बेटर है पहले से। मैं नहीं कह रहा कि खराब हो गई, बेटर है पहले से। पहले तो कम थी, लायबिलिटी ज्यादा थी, पैसे देने वाले कम थे। अब उसके पास लायबिलिटी ज्यादा, पैसे हैं, पहला। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे इन्वेंट्री डेज निकाल, अपनी वर्किंग कैपिटल साइकिल निकालूं, तो पहले में आ रहा है टू इसमें 75 प्लस 41 माइनस 45, तो यहाँ आ रहा है कि 71 डेज तक हमें वर्किंग कैपिटल के पैसे चाहिए थे। ये 71 डेज तक हमें पैसे चाहिए अपनी वर्किंग कैपिटल के। यहाँ पे आ रहा है 65 प्लस 36 माइनस 50, यहाँ आ रहा है 51 डेज। सो मैंने बताया था तुम्हें इस टाइम पे, जब भी हम अपनी ये एफिशिएंसी रेशियोज निकालते हैं, तो जितने कम डेज होंगे काइंड ऑफ उतना बेटर रहेगा। अगर नहीं बताया था तो अब बताता हूँ, जितने कम डेज हमारे होंगे वो बेटर रहेगा। क्यों? अगर इन्वेंट्री कम देर तक हम होल्ड करते हैं, मतलब आ रही है, बिक रही है। रिसीवेबल्स कम डेज तक है, मतलब हमें जल्दी जल्दी पैसे आ रहे हैं रिसीवेबल से। पेबल कम डेज के लिए, दैट मीन्स हम उनको बड़ी जल्दी पेमेंट कर देते हैं, हम बहुत एफिशिएंट है। और अगर इन वर्किंग कैपिटल डे हमारे कम आ रहे हैं, वर्किंग डेज हमारे कम आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इतने दिनों के लिए हमारे को पैसे, इतने दिनों के खर्चे पूरे करने के लिए हमें पैसे चाहिए। तो जितने ये कम होंगे उतना बेटर। दैट मीन्स इसका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी अच्छी हो गई और लिक्विडिटी भी अच्छी हो गई, दोनों चीजें अच्छी हो गई। ठीक है, एक इसने दिया था आंसर। हाँ हाँ ईशान, क्या कह रहे हो? सर गलत क्यों ऑप्शन ए? तुमने कहा कि क्रेडिट कंट्रोल हैज वर्डन, कि क्रेडिट कंट्रोल खराब हो गया, जबकि क्रेडिट कंट्रोल तो अच्छा हुआ है। 2021 ही है, 22 ही है। तो इस साल से जब इस साल आए, पहले इसकी करंट रेशो, क्विक रेशो कम थी, अब ज्यादा है। दैट मींस अब इसको लायबिलिटीज को पे करने के लिए पैसे ज्यादा हैं इसके पास।
और सेम फॉर इन्वेंट्री डेज। इन्वेंट्री डेज पहले इसके पास जो हमारा वर्किंग कैपिटल डेज था वो आ रहा था 71 डेज, कि 71 डेज तक के लिए इसको अपनी पैसे मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, और यहाँ पे 51 डेज के लिए पैसे मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। तो इसका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी बेटर हो गया और लिक्विडिटी भी इंप्रूव हो गई। तो याद रखना, जो हमारी एफिशिएंसी रेशियोज होती हैं ये तीनों, इट इज ऑलवेज लोअर दी बेटर, जितनी लो होंगी उतनी बेटर होगी। क्लियर है ईशान? ओके सर, यस सर। तुमने आंसर दिया था ये? यस सर। ओके चलो, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्या निकालना है? हमें कुछ चीजें गिवन है। व्हाट इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? निकालो। सर बी ऑप्शन 22%। ओके, एक आंसर भी आया मेरे पास। यस सर, सेम। एक आंसर B। सी आया है 20%। एक और भी आया है। तीन बच्चे रह गए, तीन ने आंसर दे दिया। सर बी ऑप्शन। Sir, B option. ओके, तो मोस्टली बच्चों का आंसर बी आया है, एंड हियर आल्सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें क्लियर कट गिवन है 21230। सो 21230 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी होती है इक्विटी प्लस डेट, तो इक्विटी में तीनों चीजें आ जाएंगी, ये हमें गिवन है। 10% लॉन्ग लोन नोट्स, ये हमारी डेट होगी, डेट पूरी पूरी आ जाएगी। इन दोनों का टोटल हमें गिवन ही है 96500। सो 96500, सो 21230 डिवाइड बाय 96500, तो दैट मींस 0.22 और 22% ये आ गया हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी। 20% कैसे आया था? शर्माओ मत, मुझे बता दो सही कैसे निकाला, तभी बताऊंगा ना क्या गलती की। चलो नहीं बता रहे, कोई बात नहीं। गाइस सबको क्लियर है ये? Yes, sir. यस सर। चलो, सो ये है गाइस हमारा चैप्टर पूरा पूरा। दिस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और यू कैन आल्सो कॉल इट अकाउंटिंग रेशियोज। और इसमें आई थिंक क्वेश्चन नहीं है कोई। हाँ, तुम्हारे चैप्टर हो गया गाइस खत्म। तो अब इस चैप्टर के भी एग्जाम किट के क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर के जब तुम क्वेश्चंस करोगे, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्या, ताकि इसमें तुम्हें पता चले कि किस टाइप से ट्विस्टेड क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के सारे एग्जाम किट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद विल स्टार्ट विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। विल स्टार्ट विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं एक काम क्या करूंगा, आपकी जो मैं वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो के बाद मैं तुम्हें क्या क्या दे रहा हूं इस क्लास के बाद, याद रखना। एक तो मैं तुम्हारे को जो मैराथन वीडियो है, मैराथन वीडियो, उसका पहली वाली का मैं तुम्हें यूट्यूब लिंक दूंगा, जिससे तुम नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा, तुम्हारे को मैं ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, मैंने इसकी भी यूट्यूब पे एक वीडियो बनाई हुई है, विच इज ओपन फॉर ऑल। इस वीडियो में जो तुम्हारा 12th का कैश फ्लो स्टेटमेंट था, कैश फ्लो स्टेटमेंट 12th वाला, वो मैंने पूरा कराया हुआ है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि एक बार ये वीडियो देख लेना।
अगर बच्चों को 12th का कैश फ्लो अच्छे से याद है, सब कुछ याद है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग सब कुछ क्लियर है, तो यू कैन स्किप दिस वीडियो। लेकिन अगर वो कॉन्सेप्ट तुम काफी हद तक भूल चुके हो तो एक बार ये वीडियो देख लेना। अगर तुम में से कोई 12th वाला नहीं होता तो मैं तुम्हें गाइस ना की चीज ना बोलता, बट तुम सारे 12th के हो, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वीडियो देख के एक बार अपने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज कर लेना। बिकॉज हमारा जो ACCA में कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये दो तरीके से है। एक तो है हमारा इस तरीके से, एक तरीके से जो हमने 12th में पढ़ा है विच इज इनडायरेक्ट मेथड, एक तुम्हारा है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमने 12th में नहीं करा था, यहाँ पे है। और यहाँ पे इतना ज्यादा डिटेल्ड जो हमने 12th में पढ़ा था उतना नहीं है, कि जैसे वहां पे ऑपरेटिंग के अंदर कितनी सारी चीजें आती थी, इन्वेस्टिंग में कितनी सारी चीजें आती थी, फाइनेंसिंग में, इसमें इतना डिटेल नहीं है। बट हाँ, जब इन्वेस्टिंग हम करेंगे, इन्वेस्टिंग में हमें फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना होता था, फिक्स्ड एसेट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना होता था, टैक्सेशन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होता था, वो सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे बहुत हेल्प करेंगी। तो ये वीडियो मैं तुम्हें भी लिंक में दे दूंगा ग्रुप में, ये जरूर देख लेना गाइस। और प्लस तुम्हारा होमवर्क क्या है, तुम्हें वीडियो देखनी है, यहाँ से नोट्स जो है इनका तुम प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हो, और इस चैप्टर के जो हमने पढ़ा इंटरप्रिटेशन, इसके एग्जाम किट के सारे क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने। क्लियर है गाइस सबको? सर वाला Yes, चैप्टर sir. किस नाम से? यस सर। ईशान कुछ पूछो तुम? सर ये वाला चैप्टर किस नाम से एग्जाम किट में? यही होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। में चेक कर लेता हूँ एक बार। फाउंडेशन प्रैक्टिस एंड रिवीजन किट, कंसोलिडेशन, ये बड़ा क्वेश्चन है, ये रहा 37। ठीक है, ओके सर, यस सर। तो ये बड़ा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन भी है एमसीक्यूज में, और ये बड़ा क्वेश्चन भी दिया हुआ है इसी का। देखो, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, देखो इसमें ये रेशियोज तुम्हें निकाल दी, तो ये सारे कर लेना गाइस नेक्स्ट क्लास तक। चलो गाइस, सी यू ऑन वेडनेसडे एंड टेक केयर। Okay, कोई sir. डाउट किसी को Bye, कुछ sir. पूछने? बाय सर। No, sir, no doubt. चलो ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर।